जय किसान साथियों, किसान जागृति मंच के किसान बंधुओं को, युवा साथियों को, जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको आगामी दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा और उसके बाद में वीडियो की हेडिंग देखी, ये वीडियो एक बार फिर एशिया के सबसे बड़े कृषि फार्म सूरतगढ़ के जेतसर के अंदर की मैं कुछ ऐसी दास्तां आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, जिनको देखने के बाद में आपको पीछे के जो दो वीडियो थे वो बिल्कुल हूबहू एज इट इज आपको समझ में आ जाएंगे कि दशकों से यहां पर किस प्रकार से ईमानदारी को खूंटी पर टांगकर केंद्रीय फार्म के प्रशासन के अधिकारी अपने चहेतों को किस प्रकार से यहां पर बंदरबांट में नियुक्तियां दे रहे हैं और किस प्रकार से वो चहेते फिर अपने डायरेक्टर की और अपने उच्चाधिकारियों की खिदमत करते हैं, उसका एक नमूना इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा। और इसी का कारण है कि भाई राकेश स्याग जैसे लोगों को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। ईमानदारी से काम करने वाले आउटसोर्सिंग किसान आज चाहे वो जेतसर हो, सरदारगढ़ हो या सूरतगढ़ हो, इन सभी फार्मों के अंदर प्रताड़ित होने को मजबूर है, प्रताड़ित होने को मजबूर हैं, शोषित होने को मजबूर हैं। सूरतगढ़ के जो हाल हैं वो तो जेतसर से ही बुरे हैं। यहाँ पर तो आउटसोर्सिंग किसानों को एंट्री नहीं देते हैं, ज़्यादातर बहुत कम क्षेत्र के अंदर आउटसोर्सिंग किसानों को एंट्री दी जा रही है। अगर आप एक लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं और अपनी जिंदगी में से कुछ भी आप सार्वजनिक जीवन को नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप सोच लो वहां पर भाई राकेश जैसे हजारों लाखों लोगों का शोषण होना लाजमी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो चीजें आपके साथ साझा करूंगा, हो सकता है कि केंद्रीय प्रशासन, जो केंद्रीय राज्य फार्म है, उसके प्रशासन को बुरी लगे, लेकिन सच्चाई यही है। एक चीज मैं और आपको कहना चाहूंगा, यहां पर हमारे लिए सुकून भरी खबर जो है वो ये है कि मैं हमेशा कहता हूं बुरे से बुरे डिपार्टमेंट में भी अच्छे से अच्छे लोग होते हैं। और यहां पर केंद्रीय राज्य फार्म जो है, इनकी सीएमडी जो है वो पंजाब से एक किसान की बेटी है। 1995 बैच की आईएएस अफसर। मैं उम्मीद करता हूं कि वो किसान की बेटी होने के नाते हमारी इस चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये पूरी जानकारी मैंने सीएमडी महोदया को भी भेजूंगा इस वीडियो के बाद में। पहला वीडियो भी, ये वीडियो भी भाई राकेश स्याग की पूरी दास्तां और यहाँ के कर्मचारियों की मिली भगत से किस प्रकार से जो बंदरबांट की जा रही है उसकी पूरी फाइल हम सीएमडी महोदया को भेजेंगे। अब इस वीडियो के अंदर मैं जो चीज़ें आपको साझा करूंगा, जो आरोप हमने लगाए थे वो आरोप नहीं थे, वो सच्चाई थी। और उस सच्चाई का एक पहलू इस वीडियो में आप खुद देख लीजिए। ये साइड में आपको जो वीडियो दिखाई दे रहा है, ये केंद्रीय राज्य फार्म जेतसर का ही वीडियो है। कुछ ही दिन पहले का ये वीडियो है। और इस वीडियो में जो आपको इमरती लकड़ी की ट्रालियां, ट्रैक्टर ट्रालियां भरी हुई आपको दिखाई दे रही है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये जलाई पर दी जाने वाली जो लकड़ी है उसकी एवज के अंदर ये लकड़ियां भरी जा रही है। बाड़न जगह ना मारवाड़ी में बोला नहीं, बाड़न को टेंडर अलग हुआ है और इमारती लकड़ियां को टेंडर अलग हुआ है। तो इमारती लकड़ियां जो कि आप सब जानते हैं बड़े फर्नीचर में काम आती है, इसके अंदर शीशम की ज्यादातर जो है वो पेडियां आपको शीशम की है वो मिलेगी। अब इतनी बेशकीमती लकड़ियों को ये फार्म प्रशासन मिली भगत से अपनी जेब भरने के लिए अंधाधुंध कटाई की जा रही है। तो आने वाले दिनों के अंदर फार्म प्रशासन के अंदर, जो ये मैं कहता हूं कि जैव विविधता का एक केंद्र हुआ करता था, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, जैव विविधता का मतलब तो जो पढ़े लिखे साथी हैं वो समझते होंगे। यहां पर पूरा क्षेत्र हरा भरा था, पानी की उपलब्धता भी थी और हरा भरा होने के साथ यहां पर सभी प्रकार के जीव जंतु जानवर बड़ी संख्या के अंदर यहां पर पाए जाते थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए साथियों, पेड़ यहां पर काटे जा रहे हैं धड़ल्ले से, और किस प्रकार काटे जा रहे हैं, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। क्योंकि इस पूरे फार्म प्रशासन के अंदर आप जाओगे तो सिक्योरिटी के नाम पर जो लोग वहां पर तैनात मिलेंगे, वो पहली बात तो जिस फर्म को टेंडर दिया जाता है उस फर्म को यहां पर जिस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ सर्विसेज देने की का अनुबंध होता है उसके हिसाब से एक भी फर्म काम नहीं कर रही है। अब वो क्या अनुबंध होते हैं कि सिक्योरिटी इंचार्ज समेत सिक्योरिटी गार्ड जितने भी आपके होंगे वो पढ़े लिखे होंगे, और एक परिंदा भी अगर पर मारेगा तो वो इसकी जानकारी रखेंगे, ध्यान रखेंगे। यहां पर क्या होता है, कोई फर्म सिक्योरिटी का टेंडर ले लेती है और उसके बाद में वो दूसरी फर्म को दे देती है, जिसे हम पेटी ठेका कहते हैं।
और वो अनपढ़ लोगों को यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड, कोई ड्रेस नहीं है, कोई कार्ड नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई लिखाई नहीं है। अब जो पढ़े लिखे साथी है, एक बात बताइए मुझे, एक कोई अनपढ़ सिक्योरिटी गार्ड है, मैंने खुद ने आजमाया है ये चीजें, मैंने 3 से 4 गेट क्रॉस किए, और 4 गेट क्रॉस किए तो मैंने हर गार्ड से ये पूछा, भाई साहब हमारी गाड़ी के नंबर क्या है? एक भी आदमी गाड़ी के नंबर नहीं बता पा रहा था। इतने अनपढ़ लोग हैं, इतने अनपढ़ लोग हैं। अब एक बात बताइए, कोई ट्राली जा रही है और उस ट्राली के अंदर मान लो घास फूस ले जाना था, बिल्टी घास फूस की है, जबकि घास फूस की जगह उस ट्रॉली में मान लो मूंगफली भर के जा रही है, तो वो चेक करने वाला जो सिक्योरिटी गार्ड होगा वो क्या देखेगा, अभी बिल्टी किस नाम से है, बिल्टी किस चीज की है, किस फसल की है, और ट्राली में है क्या। सिक्योरिटी गार्ड से पूछा जाता है भाई ट्राली में क्या है, सिक्योरिटी गार्ड ट्राली वाले को पूछता है, वो बोलता है जी मूंगफली है, बोले बिल्टी किसकी है, बोले मूंगफली की है, दिखाता है वो ऐसे यहाँ देख के, ठीक है जाओ। अरे यार कमाल हो गया। जो अनपढ़ लोग हैं उनको पता ही नहीं है घास फूस लिखा हुआ है या आपके मूंगफली लिखी हुई है, ये कितनी बड़ी लापरवाही है आप बताइए। मैं CMD महोदया को कहना चाहूँगा कि जेतसर, सरदारगढ़ और सूरतगढ़, ये जो हमारे भारत रशिया की मित्रता का प्रतीक था, और जिस दौर के अंदर लोग अन्न के लिए एक एक अन्न के लिए मोहताज थे, उस दौर के अंदर केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ ने राजस्थानी नहीं देश को उन्नत और अच्छे बीज दिए थे, पूरे देश को दिए थे। आज उसके क्या हाल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़, जेतसर, सरदारगढ़ को पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ अगर संचालित किया जाए तो यह पूरे विश्व के लिए एक आदर्श कृषि फार्म है, वो साबित हो सकता है। आज कहने को, गिनाने को हमारे पास सिर्फ इतना है, जो कंपटीशन एग्जाम में हमारे साथियों को पूछे जाते हैं, जी एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ है, कि जी सूरतगढ़ में, बस इतना है गिनाने को। अब उसके अंदर हो क्या रहा है, क्या बंदरबांट हो रही है, वो आप खुद देख लीजिए। ये ट्राली देख लीजिए, ये ट्रॉली जिन लोगों ने भी मुझे वीडियो भेजा है और जिस ठेकेदार का मुझे नाम बताया कि इस ठेकेदार का यहाँ पर टेंडर जो है वो बाड़न लकड़ी का है, जलाने वाली लकड़ी का है, जबकि ये इमारती लकड़ी ले जा रहा है ट्रालियां की ट्रालियां भर के। 30,000 एकड़ में फैला हुआ एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म के अंदर पेड़ों की कोई कमी नहीं थी और आज भी नहीं है, लेकिन अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। पेड़ों के साथ साथ एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, यहां पर रोजाना वहां पर चाहे सूअर होते हैं, हिरण होते हैं या कुछ और जिनको खरगोश बोलते हैं, ये जितने भी जीव जंतु बेचारे जानवर होते हैं, इनको बड़े स्तर पर रोजाना मारा जाता है। शराब पार्टियां होती है, लोग मीट खाते हैं, पूरा का पूरा अय्यासी का अड्डा बन चुका है ये केंद्रीय कृषि फार्म। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप कभी भी, ऐसा नहीं है कि बार त्योहार होता है ये काम, हर रोज शाम को जब भी आप चाहो, कोई भी अधिकारी चाहे, कोई भी एजेंसी चाहे कि हमें ये चीज देखनी है, आप हमसे संपर्क करो, हम 3 दिन के अंदर आपको ऑन द स्पॉट ये सब कुछ होता हुआ दिखा देंगे। ये इसलिए बोल रहा हूं साथियों, किसान जागृति मंच, जहां पर भी किसान के बेटों के साथ अन्याय होता है तो वहां पे हम बोलते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमें आज तक इस बात का पता नहीं था। अगर भाई राकेश के साथ ये घटना नहीं होती, भाई राकेश को ये लोग इतना उत्पीड़ित नहीं करते, तो शायद इस चीज का पता ही नहीं चलता, शायद राकेश की हमारी मुलाकात नहीं होती, और शायद केंद्रीय राज्य फार्म के अंदर इतना बड़ा जो घोटाले हो रहे हैं, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं पूरा केंद्रीय राज्य फार्म ही घोटाला ही है। यहां पर आउटसोर्सिंग किसान अच्छी उपज केंद्र सरकार को देते हैं, फार्म प्रशासन को देते हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग किसानों की उपज ज्यादा और डायरेक्ट केंद्रीय फार्म के अधीन जो कृषि होती है उसकी उत्पादन जब कम होता है। ये आंकड़े जब अंतर आया और ऊपर से जब CMD का प्रेशर आना शुरू हुआ कि भाई जब आउटसोर्सिंग किसान अच्छा उत्पादन करके दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं करके दे सकते, आपके पास भी तो मशीनरी है, संसाधन है, और जितने भी केंद्रीय कृषि फार्म के अधीन डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर जो कृषि क्षेत्र है, कृषि चक है, वो बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छी से अच्छी गुणवत्ता, अच्छी से अच्छी मिट्टी वाले समतल सिंचित चक जो है वो डायरेक्ट केंद्रीय राज्य कृषि फार्म के डायरेक्ट प्रशासन के हाथ में होते हैं। बाकी आउटसोर्सिंग किसानों को जो दिए जाते हैं, ऐसे नहीं है कि वो भी उबड़ खबड़ होती है बिल्कुल, लेकिन वैसी भूमि नहीं होती है वो। भाई राकेश को तो जो चक दिया था, उस चक के अंदर पानी तो दूर की बात है, आदमी नहीं चल पाता था, ऐसा चक दिया था। और बाद में 6 महीने के अंदर अंदर उस चक का आज मैं ये कहता हूं कि उत्पादन पूरे केंद्रीय राज्य फार्म जेतसर के अंदर सर्वाधिक हो रहा है। मैं ये चीजें आपको किस लिए बता रहा हूं साथियों, किसान के बेटे अगर इन चीजों को नजरअंदाज करेंगे, अगर आप नजरअंदाज करोगे तो आज तक जो होता है आगे ये होता रहेगा। हमें धमकियां मिलती है, हम जान दांव पर लगा कर ये रिपोर्टिंग करते हैं, हम हमारे परिवार की खुशियों को तबाह करके आपके लिए ये आवाज देते हैं, और अगर आप हमारी आवाज को सपोर्ट नहीं करोगे
तो फिर हमें कब खामोश कर दिया जाएगा आप पता नहीं चलेगा। और जैसा मैं कहता हूँ ना कि जिस दिन हमारे चढ़े हुए वीडियो डिलीट होने शुरू हो जाएं, सोच लेना हमारी भी सेटिंग हो गई, हम भी हार गए। हालांकि हम परवरदिगार से, ईश्वर से, वीर तेजा जी महाराज से सदैव ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे तेजा बाबा, हमें इतनी शक्ति देना कि हमें किसी के सामने झुकना ना पड़े और बेईमानी की नापाक कमाई पर कभी हमारा मन ना मचले। ये हमेशा हम ईश्वर से दुआ करते हैं। आज तक नहीं हुआ, लेकिन अगर जनता का सहयोग नहीं मिलेगा और अगर पब्लिक का सहयोग नहीं मिलेगा तो हम सेट हो या ना हो, हमें खामोश कर दिया जाएगा। कब यूट्यूब चैनल बैन हो जाए, कब फेसबुक आईडी बैन हो जाए, कब व्हाट्सएप नंबर बैन हो जाए। मेरे तो 3-3, 4-4 महीने में एक बार जरूर होता है ये सब कुछ। जो सच बोलता है उसके साथ ये होता है। लेकिन अगर पब्लिक का सहयोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा किसान के बेटे इन चीज़ों को शेयर करें, रिकमेंड करें, रिव्यू अच्छे दें, तो फिर यूट्यूब की नज़रों के अंदर ये जानकारी समाज के लिए ज़रूरी जानकारी बन जाती है। जो लोग रिपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि हम वॉयलेंस फैलाते हैं, हम हेट स्पीच देते हैं। ये भड़काऊ भाषण है क्या? हम कौन सा भाई दो समाज को भिड़ा रहे हैं? लेकिन इस प्रकार की रिपोर्टिंग हमारे पिछले वीडियो पर भी हुई है। आप सबसे उम्मीद है कि आप ना केवल इस वीडियो को देखेंगे बल्कि कमेंट के अंदर आप रिव्यू दें, अपने हमारे चैनल को रिव्यू दें, आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक जरूर करें। लाइक भी एक प्रकार का सपोर्ट ये होता है कि यूट्यूब की नज़रों में जाता है कि हाँ, ये बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है। देखने से कुछ नहीं होता, देखने मान लो लाख लोगों ने देख लिया, लेकिन लाइक अगर 1000 लोगों ने किया है तो यूट्यूब की नज़रों में ये होता है कि 1000 लोगों ने ही पसंद किया है, बाकी तो 90,000 लोग जो 99,000 लोग जो थे उन्होंने देखा है, ना पसंद किया है। तो लाइक का बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे भाइयों। प्लीज़, इसका तो पैसा नहीं लगता है ना, इसके लिए तो आपको आपकी ज़िंदगी दांव पर नहीं लगानी पड़ती ना, इसके लिए तो आपके परिवार को कोई धमकी नहीं मिलती होगी ना, इसके लिए तो आपके परिवार का कोई आवासीय पट्टा रद्द नहीं होता होगा ना। ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ज़मीर इजाज़त नहीं देता खामोश रहना। अब ये जो चीज़ें आपको मैंने दिखाई है कि केंद्रीय प्रशासन में किस प्रकार से बाड़न लकड़ी की एवज के अंदर इमारती लकड़ी भेजी जा रही है, और भाई राकेश याग जो ईमानदारी से पिछले 6 साल से इस केंद्रीय राज्य प्रशासन के अंदर आउटसोर्सिंग किसान है, उसके जिसको 2 बार खुद फार्म ने सम्मानित किया है बेस्ट उत्पादन के लिए, बेस्ट प्रोडक्शन के लिए, उस किसान के 25 लाख रुपए तो सीधे सीधे उस किसान के केंद्रीय राज्य फार्म जेल सर ने रोक रखे हैं। 25 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती है मेरे भाइयों एक आउटसोर्सिंग किसान के लिए। और भाई राकेश याग की बेटी की शादी दिसंबर में है, एक ही बेटी है। अब ये बताओ हम कमाते किस लिए हैं? हमारे बच्चों के लिए ना। और हमारे बच्चों की ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, उस दिन हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो फिर आप बताओ, पैसा सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन अपनी ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पैसा ही होती है। आप सबने जो हिम्मत, हौसला अफजाई की थी भाई राकेश याग की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी एक बार फिर स्क्रीन पर मैं नंबर दे रहा हूँ भाई राकेश याग के, आप हिम्मत दें, हौसला दें, ताकि भाई राकेश को भी हिम्मत मिले, हमें भी हिम्मत मिले। नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल से हम चाहते हैं कि जाकर मिलेंगे, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप आइए, आपका काम करवाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों, केंद्रीय राज्य प्रशासन की चाहे CMD है, चाहे डायरेक्टर है, चाहे आपकी सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उन सबसे अनुरोध है, अगर बहुत पैसा आपने कमा लिया तो अब तो बंद कर दो ना प्लीज़। इंसानियत भी नहीं छोड़ोगे? भाई राकेश याग की बात चल रही थी ना, सिर्फ 25 लाख रुपए तक नहीं रोक रखे हैं। आप जानकर हैरान रह जाओगे, भाई राकेश याग की 1 करोड़ से ऊपर की तैयार फसल, मूंग है, तिल है, ये सारी मूंगफली है, ये सारी तैयार है, आज वो बर्बाद हो रही है। भाई को ब्लैकलिस्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया, डीबार कर दिया। कौन संभालेगा भाई की फसल? जो तैयार फसल खड़ी है उसको और संभाल छोड़ किसके हवाले रखा है? इनकी सिक्योरिटी के हवाले। अंदर क्या हो रहा होगा? इधर की उधर हो रही होगी। जो सरेआम ऊपर आप रखवाली करते हैं, तब चोरी हो गई थी भाई राकेश याग की, और वहीं से तो ये मैटर स्टार्ट हुआ था। आपको अगर पूरा पता नहीं है मैटर क्या है, तो आई बटन के अंदर पीछे वाले वीडियो को आप देख सकते हैं जाकर, क्या हुआ था। भाई राकेश याग की धड़ल्ले से दिन दोपहर को मूंग की फसल चोरी हो रही थी, और भाई राकेश याग ने जब एतराज़ किया, और इससे पहले भी समय समय पर चाहे पेड़ कटाई हो, चाहे जीवों की हत्या हो, भाई राकेश याग ने ऑब्जेक्शन करते रहते थे। तो ये इनकी आंख में किरकिरी था। और डायरेक्टर और इसके अलावा AGO, जो डायरेक्टर से नीचे की पोस्ट होती है AGO, उन्होंने सरेआम 20-20 बार भाई राकेश याग को धमकी दी है कि तुझे बर्बाद कर देंगे, तुझे यहाँ से डीबार कर देंगे, तू याद रखेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दर दर भटकेगा,
तू साला ये करके मरेगा, वो करके, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही थी। जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं और वो इतनी नीच और संवेदनहीन बातें कर रहे हैं। आज करोड़ों रुपए के नीचे भाई राकेश शाह आ रखा है, उसकी बेटी की शादी है। आप अंदाजा लगा के देखिए, हमारी बहन की, हमारी बेटी की घर में शादी हो और इतना मतलब अपना काम अच्छा चल रहा हो कि हम कहेंगे अच्छी धूमधाम से बेटी की शादी करेंगे, और अगर वो काम इस प्रकार से लोग धड़ल्ले से कर देते हैं। ये भाई राकेश शाह के साथ क्यों हुआ पता है क्या? भाई राकेश शाह को भी गुरूर था मेरी तरह कि मैं सच्चा हूं, मैं ईमानदार हूं, मेरे पैसे कौन रोक सकता है। डायरेक्टर तक को कहा था मैं ईमानदारी से काम करूंगा, 1 रुपए की चोरी नहीं करूंगा, फार्म को बेस्ट प्रोडक्शन दूंगा, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके दूंगा, आप मेरे पैसे रोक के दिखाना। उसके बावजूद उसने रोक लिए। बड़ा गुरूर था ना ईमानदारी पे। आज वो रो रहा है, आज हम रो रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं सैल्यूट करता हूं भाई राकेश शाह को कि इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर, जब परिवार की सारी खुशियां दांव पर लगी हुई है, तब भी भाई राकेश शाह एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। एक तरफ पूरी तरह भ्रष्टाचारियों की, कौरवों की सेना है, और दूसरी तरफ हम कुछ चंद लोग और आप जैसे साथी जो डिजिटल सहयोग के माध्यम से हमारी आवाज को मजबूत कर रहे हैं। जूं तक नहीं रंगी है उन लोगों के। पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये बातें आ गई, इतने लोगों ने देख ली, उसके बावजूद केंद्रीय राज्य फार्म जैद सर की जूं तक नहीं रंगी है। उन्होंने भाई राकेश शाह से बात तक नहीं की है, और इतनी बड़ी अमानवीय, असंवैधानिक ये हरकतें वो कर रहे हैं, करतूतें वो कर रहे हैं। राकेश शाह पर मुकदमा करवा रखा है, गिरफ्तार करवा दिया था, अब तो जमानत हो गई। माननीय न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है, हमारी न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन वक्त पर न्याय, इतिहास बताता है कि मिलता नहीं है। और वक्त पर अगर न्याय मिलता नहीं है तो वो देरी से मिला हुआ न्याय। मेरे जितने भी साथी हैं, नौजवान साथी हैं, आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं भाइयों, आप में से किसी भी साथी के साथ कभी भी जिंदगी में इस प्रकार की अगर घटना हो, आपको लगे कि यार सब कुछ हमारे खिलाफ है, किसान जागृति मंच को याद कर लेना। हम दावा करते हैं दिल से, आपकी आवाज को इसी मजबूती के साथ उठाएंगे जिस मजबूती के साथ भाई राकेश की आवाज को हम उठाएं। उस आवाज उठाने की एवज में आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, जैसा कि मैं देखता हूं वीडियो में, अखबार में न्यूज छपवाने के बदले पैसे देने पड़ते हैं। वो न्यूज छापने का मतलब ही क्या है? जब आप पत्रकारिता को दांव पर लगाकर लोगों से पैसे लेते हो, अगर पैसे नहीं देते हो तो आपकी न्यूज नहीं छपती, चाहे आप कितना ही अच्छा काम कर लो। ये होता है, हो रहा है और होता रहेगा। भाइयों, अगर ईमानदार लोग चंद मुट्ठी भरी क्यों ना हो, लेकिन एक हो, तो बेईमान से बेईमान ताकतों को झुकाया जा सकता है। हमने झुकाया है। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा साथ दें, भाई राकेश शाह का साथ दें, और ये केंद्रीय राज्य प्रशासन जैद सर के अंदर जो लगातार अनियमितताएं हो रही है, इसके खिलाफ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर करें। हम जब फेस टू फेस लड़ रहे हैं तो पर्दे के पीछे आपका एक एक शेयर भी उन भ्रष्टाचारियों पर बहुत बड़ा हथियार, बहुत बड़ी चोट साबित होता है। तो जब आप घर बैठे वो चोट देना नहीं चाहोगे, वो हथियार आजमाना नहीं चाहोगे कि एक ईमानदार बेबाक किसान के बेटे को वो खून के आंसू रुला रहे हैं और हम सिर्फ देख के खामोश हो जाते हैं। किसान जागृति मंच बड़े कदम उठाएगा और केंद्रीय राज्य फार्म का घेराव करने का हम रणनीति बना रहे हैं। आप भी बताइए हमें किस प्रकार से लड़ना चाहिए। हम कोई नेता नहीं है, हमें लोगों से तालियां बजवाने का काम आज तक नहीं किया, ना करेंगे कभी। हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और किसान जागृति मंच तो वो मंच है जो लोगों को संवैधानिक जागरूकता, संवैधानिक समृद्धि की ओर ले जाने का काम करता है। हम राजनीतिक गुलामी से बाहर निकालने का काम करते हैं किसानों को। हम आत्मनिर्भर संकल्पना की बात करते हैं, और आजादी के बाद में एकमात्र हमारा ये संगठन है। आप बता दीजिए, चैलेंज है आपका, बता दीजिए कि भारत में ऐसा कोई संगठन है जो नेताओं की गुलामी से किसी को बाहर निकालने का काम करता है, जो ये कहता है कि आपको तालियां नहीं बजानी है, सवाल पूछने। नहीं मिलेगा आपको ऐसा कोई भी संगठन। सब राजनीतिक संगठन, राजनीतिक पार्टियों के गुलाम है, जितने भी संगठन है वो। प्लीज, अगर हमारी आवाज में सच्चाई लगती है और अगर आपको लगता है कि हमने किसी आवाज को, किसी मजबूर की आवाज को दिल से उठाया है, तो प्लीज, जय किसान।